हेलो फ्रेंड्स, आर के जी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। न्यू चैप्टर है पदार्थों के यांत्रिक गुण। फ्रेंड्स, तो ये पदार्थों के यांत्रिक गुण हैं जो कि आपके क्लास आपका 8th 9th और कुछ इसके पॉइंट्स 11th के भी हैं। ओके, लेकिन आपको 8 तक के पॉइंट्स ही आपको 9th 8 तक का ही आपको आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं वो कंटेंट लेकर आई हूँ जो आपकी क्लास 8th और 9th से लिया गया है और आपकी सीटेट में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ, जिस चैप्टर का नाम है पदार्थों के यांत्रिक गुण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे कहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अपने सीटेट के एग्जाम में हेल्प मिल सके। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक पदार्थों के यांत्रिक गुण। देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। प्लास्टिक, जो प्लास्टिकता होती है जो प्लास्टिकता होती है, यहाँ पर जो प्लास्टिकता का गुण होता है, ये पूरा एक है। ठीक है, प्लास्टिकता का जो गुण होता है यहाँ पर, ये प्लास्टिकता का जो गुण है वो ग्रहण करने के बाद कोई भी जो वस्तु होती है, ये प्लास्टिकता का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है ना। कोई भी वस्तु जो होती है वो अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती। मीन्स जैसे अगर कोई वस्तु को हमने प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम सोचें कि वो वस्तु अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाए तो वो नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये बिल्कुल सही है। प्रत्यास्था यानी प्लास्टिक से रिलेटेड आपकी जो फर्स्ट पॉइंट बनता है कि अगर कोई वस्तु को प्लास्टिक में अगर हम उसको बदल दें, उसके बाद वो वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ सकती है। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है, अच्छा आप समझ लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए, इसी का यही है, प्रत्यास्था का ही है ये। प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। ठीक है, 2 पॉइंट क्या क्या है यहाँ पर। एक तो ये है कि अगर कोई भी वस्तु ने प्लास्टिक में बदल गई, ठीक है, वो गुण उसने ले लिया, उसका ग्रहण कर लिया उस वस्तु ने, तो वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकती। लेकिन प्रत्यास्थ वस्तु जो होती है ना, प्रत्यास्थ हम ये समझते हैं किसी चीज को खींचना, है ना, प्रत्यास्थ करना। तो प्रत्यास्थ वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर, जैसे ही हम किसी चीज को खींचते हैं, उसके बाद हम उसको खींचना बंद जैसे ही करेंगे तो वस्तु अपनी पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। आपने देखा होगी रबर बैंड को हम जब खींचते हैं, है ना, जब हमने रबर बैंड खींची तो उस टाइम तो वो खिंच जाती है, यानी वो दूसरा शेप लेती है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, खींचना बंद कर देते हैं, वो तुरंत वापस से अपनी पहले वाली स्टेज में आ जाती है। तो ये आपका किसका गुण है, ये प्रत्यास्थता का गुण है। ठीक है, प्रत्यास्थता का गुण क्या है, जिसके कारण प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी वस्तु जो होती है वो अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कम विरूपक के कारण प्रतिबल तथा विकृति का एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, किसके लिए, कम विरूपक के लिए। अच्छा, अब ये समझिए, कम विरूपक के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ये इसमें आपको दिया गया है। तो आप ये समझ लीजिए ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हुक के नियम के अकॉर्डिंग है। किसके नियम के अकॉर्डिंग है, हुक का नियम। तो सबसे पहले हम हुक का नियम जान लेते हैं कि हुक का नियम होता क्या है। देखिए, हुक का जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, जो आपका उनका रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रत्यास्थता की जो सीमा होती है, उसकी जो एक स्टेज होती है ना, उसका वो स्टेज के उसके अंदर प्रतिबल क्या हो जाता है, उसका सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, सदैव जो प्रतिबल होता है वो सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, प्रतिबल आप लिख सकते हैं ऐसे कि प्रतिबल इज इक्वल टू नॉट अनुक्रमानुपाती, है ना, अनुक्रमानुपाती विकृति। ठीक है, अनुक्रमानुपाती विकृति। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रतिबल बराबर होता क्या है, ये भी आप जान लीजिए। प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है आपका क्या, K इंटू विकृति। K इंटू विकृति भी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान, यहाँ पर K क्या है, K एक नियतांक होता है। K क्या है, एक नियतांक है, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक भी बोलते हैं। तो ये क्या है, यह नियम प्रत्यास्थता गुणांक को
आपको शो कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हुक का नियम प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाता है। बिल्कुल बात सही, अभी अभी मैंने बताया कि ये जो नियम है किसको दर्शाता है, हुक के नियम, प्रत्यास्थता गुणांक जो को दर्शाता है, ठीक है। हुक का नियम किसको दर्शाता है, प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है। इस्पात को वरीयता दी जाती है क्योंकि तांबा, पीतल और एल्यूमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्याशित, गलत लिखा है, यहाँ पे होना है प्रत्यास्थ। क्या है, अधिक प्रत्यास्थ होता है, प्रत्यास्थ होता है, क्या होता है, अधिक प्रत्यास्थ होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम से क्या होता है, अधिक प्रत्यास्थ होता है, ठीक है। क्यों कि देखो सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है मशीनों में, क्या, संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं ना, क्योंकि जो इस्पात होता है वो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, इसलिए इसका यंग गुणांक कितना होता है, तांबा, एल्यूमिनियम और पीतल से भी अधिक होता है, ठीक है। इसका जो यंग गुणांक होता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि यंग गुणांक किसका सबसे अधिक होता है, तो किसका सबसे अधिक होता है, इस्पात का अधिक होता है। आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम और इस्पात, आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाएंगे, किस पर, इस्पात पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी वस्तु का क्षेत्रफल उसके द्वारा उत्पन्न दाब को बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। किसी वस्तु का क्षेत्रफल, ये आप ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु का क्षेत्रफल, उसका एरिया, जो किसी भी वस्तु का जो एरिया होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा, उसके द्वारा जो उस पर आपका प्रेशर लगाया जाएगा, उसको प्रेशर को बढ़ाने और कम करने में, है ना, क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा यहाँ पर क्या है, हमारे चारों ओर वायु का आवरण है। हमारे चारों ओर क्या है, वायु का आवरण है। ये वायु का जो आवरण है, तो उसमें क्या करता है कि जो वायु का आवरण है, जो वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है, क्या करता है, वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। लेकिन हमें वायुमंडलीय दाब का आभास नहीं होता है। हमें कभी, आपको लगता है, आप लोग जैसे अपन जैसे रहते हैं वायुमंडल में, ये तो है सब, तो इसमें हम देखते हैं, हमें कभी ऐसा फील होता है कि वायुमंडल का कोई प्रेशर, कोई दाब हम पर पड़ रहा हो? नहीं, हमें ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता है, हमको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारे चारों ओर क्या है, गैसों का सघन आवरण है ना, उसे ही तो हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वायुमंडल। चारों तरफ हमारे जो गैसें हैं, जो गैसों का सघन आवरण है, जो एक लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, है ना। और उसके द्वारा जो आरोपित दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। लेकिन क्या होता है, हमें इस वायुमंडलीय दाब का बिल्कुल भी हमको फील नहीं होता है। ये इसका कारण क्यों नहीं फील होता है, इसका कारण यह है कि हमें जो हमारा शरीर के अंदर का जो प्रेशर है ना, वो जो है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से को क्या कर देता है, वो उसको बैलेंस कर देता है। इसी वजह से हमको जो वायुमंडलीय दाब है वो बिल्कुल भी फील, उसका आभास बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारे शरीर के अंदर का दाब, ठीक है, संतुलित कर, देखिए वहां मैंने जो पॉइंट यहाँ पर भी डाल दिया है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है, ठीक है, संतुलित कर देता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पॉइंट डाल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति रेत में शिथिल खड़ा होता है तो उसके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, लेकिन यदि वह रेत में क्या कर रहा है, वो लेट जाता है, अगर वो रेत में लेट जाता है तो उसका शरीर रेत में अपेक्षाकृत कम धंसता है, ठीक है, कम धंसता है। क्यों कम धंसता है, ये आपको रीजन बताना है फ्रेंड्स। ये हीट, ये जो आपको दिया है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में, बड़े आपकी जो क्वेश्चन की लेंथ होती है ना, अच्छी खासी होती है, क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिससे आपका टाइम ज्यादा लगे। आपको बस ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, बस ऐसे ही मिला के बड़े क्वेश्चन दे देते हैं कि जैसे ये दे दिया कि जब कोई व्यक्ति रेत में शिथिल खड़ा होता है तो उसके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, लेकिन यदि वह रेत में लेट जाता है तो उसका शरीर रेत में अपेक्षाकृत कम धंसता है। क्योंकि बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और क्या होता है, शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है ना। शरीर के भार के कारण क्या होता है, जो दाब उत्पन्न होता है वो दाब जो होता है वो कम हो जाता है। यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है। क्योंकि जो बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसके शरीर का
क्या होगा, उसके शरीर का जो वेट के कारण जो उत्पन्न प्रेशर होगा ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वस्तु के द्वारा उत्पन्न दाब जो होता है वो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, जैसे आप सभी ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है 6th-7th में कि दाब इज इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब इज इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है ना ये, ठीक है। तो हमेशा दाब क्या होता है, जो दाब होगा यहाँ पर, तो ये दाब, ये अनुक्रमानुपाती, दाब अनुक्रमानुपाती 1/, ये 1 है, 1/ आपका क्या होगा, क्षेत्रफल, ठीक है, 1/ क्षेत्रफल, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, दाब इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो दाब होगा वो उसके क्षेत्रफल के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कैसा हो जाता है, कम। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्रव्य जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार दीवारों पर दाब लगाते हैं, उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। अच्छा, ये पॉइंट देखिए जरा भाई, द्रवों को जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसके आधार और दीवारों पर दाब लगाते हैं, है ना। कौन लगा रहा है दाब, द्रव लगाएगा दाब, समझिएगा थोड़ा। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार, तो वे उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं, ठीक है। तो द्रव होंगे तो उस बर्तन के आधार और उसकी दीवारों पर क्या करेगा, वो द्रव दाब लगाएगा। किसी भी बर्तन में रखे तरल के जो कोई भी पॉइंट पर अगर हम जो लगने वाला जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, बिना कम हुए क्या होता है, बराबर से उसमें आप कह सकते हो फ्लो होता रहता है, ठीक है, संचालित होता है। लेकिन जब किसी वस्तु की द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी चीज द्रव में डुबोएंगे तो उतनी ही द्रव उस वस्तु को ऊपर की ओर उठाने में क्या करेगा, उस पर एक प्रेशर लगाएगा। प्रेशर मतलब उस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, बयांसी कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ये सभी वस्तुओं पर लगता है, सभी पर लगेगा। ये आपका फॉर्मूला उत्प्लावन बल वाला सब पर काम करता है। आपको देख लीजिएगा, कोई भी आप पानी में, कोई भी मान लीजिए आप एक बॉल है, ठीक है, उसको आप प्लास्टिक की बॉल है, आप उसको डुबाओ पानी में, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो बॉल आपको तुरंत ऊपर ही तैरती हुई दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि वो जो आपका नीचे से जो द्रव उस पर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल उसके विपरीत डायरेक्शन में। आप नीचे की ओर लगा रहे हैं और द्रव उसको ऊपर की ओर धकेल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा रूल हो गया, आपका उत्प्लावन बल हो गया। ये कौन सा बल हो गया, उत्प्लावन बल हो गया। तो ठीक है, किसी द्रव में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। तो ये चीज आपको समझ में आई अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, फ्रेंड्स एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखिएगा, इसी टाइप के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ये आपको जो भी कंटेंट करा रही हूं, ये आपके सीटेट के एग्जाम के साथ साथ आपके सुपर टेट, टेट और बीपीएससी, ठीक है, एचटेट, इनके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका भी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से हैं, जो भी, ठीक है, जिनका भी सब्जेक्ट साइंस है, उनके लिए ये समझ लीजिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं एनसीईआरटी की बुक से ही कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आ रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अच्छा, आपने कभी भी देखा हो कुएं में, आपने कभी पानी खींचा है? कुएं को जब हम बाल्टी को जब हम कुएं में डालते हैं, जब वो बाल्टी पूरी तरह से डूब जाती है पानी में, उस टाइम आपको उस बाल्टी का वेट कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल जीरो वेट लगता है, उसमें कोई भी वजन नहीं होता है, बिल्कुल हमें बिल्कुल हल्की लगती है उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही हम उस बाल्टी को ऊपर की ओर खींचते हैं, उसमें हमें क्या होता है, भार का अनुभव होने लगता है। हमें वो बाल्टी कैसी लगने लगती है, भारी लगने लगती है, ऊपर की ओर खींचने पर भारी लगने लगती है ना। तो ये कौन सा आपका सिद्धांत हो गया, बताइए? ये हो गया आपका आर्किमिडीज का जो प्लवन का सिद्धांत होता है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो वो सिद्धांत है क्या? आर्किमिडीज का प्लवन का सिद्धांत है, जब कोई वस्तु पानी में होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं ना। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको उत्प्लावन बल,
जब कोई वस्तु पानी में होती है और उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु के भार में क्या हो जाता है, में कमी आ जाती है। हमें वो वस्तु कैसी लगने लगती है, कैसी महसूस होने लगती है, हल्की महसूस होने लगती है। लेकिन जब वस्तु पानी की सतह से ऊपर आती है तब क्या होगा, तब उत्प्लावन बल के ना होने के कारण, मतलब उस टाइम उत्प्लावन बल नहीं होगा। उत्प्लावन बल नहीं होगा इसीलिए क्या होगा, वह भारी हमको लगने लगती है। कैसी लगने लगती है, वो हमको भारी लगने लगती है। तो ये आपको ध्यान, तो ये क्या हो गया था, आपका आर्किमिडीज का प्लवन का जो सिद्धांत है वो हो गया था कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, ये तो हो गया आपका आर्किमिडीज का प्लवन के सिद्धांत के अनुसार उसका एग्जाम्पल हो गया था। ये ध्यान रखिएगा, मैं कुछ ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स करवाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो होता है आपका डायरेक्ट आपको नहीं पूछ लिया जाता है, आपसे एग्जाम्पल के थ्रू ही पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। यस, उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। क्यों करता है ये बताइए, क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी वाला जो द्रव होगा आपका, लिक्विड होगा, है ना, वो क्या होगा, सबसे लो डेंसिटी वाले द्रव की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। ठीक है, इसी वजह से यही कारण है, दिस इज द रीजन ओनली कि उत्प्लावन बल परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका रीजन। ओके, समझ आया कि उत्प्लावन बल परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है और क्यों करता है, ये समझ आ गया ना अच्छे से। एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखने के साथ साथ ध्यान से सुनिए भी। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा, अगर आपको सारे कंटेंट को अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए अच्छे से। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इंग्लिश की प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोट्स इंग्लिश में मिलें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, आपको लगता है कि मैं दोबारा से इसको समझना चाहता हूं, तो आप दोबारा से प्ले करके वीडियो देख सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन किस सिद्धांत पर आधारित हैं, तो किस पर आधारित हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर बता चुकी हूं मैं। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है दोबारा से आप उसको प्ले करके सुन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, दूध नमूनों की शुद्धता की जांच करने में प्रयुक्त दुग्धमापी की आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है ना, ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा है, द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त हाइड्रोमीटर भी किस पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों एग्जाम्पल किस पर आधारित हैं आपके, ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सब तीनों चीजें एग्जाम्पल में हमेशा ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इन्हीं तीनों में से कोई सा भी एग्जाम्पल अगर आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित हैं, तो आप बता दीजिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थे आज की, अच्छा और नहीं, बस यहीं तक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के आपके कुछ पदार्थों की यांत्रिक, जो भी है चैप्टर आपका, है ना, आपका चैप्टर तब, हाँ, पदार्थों के यांत्रिक गुण। ये पदार्थों के यांत्रिक गुण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए थे आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, या आपके ट्रांसलेशन मतलब इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम है कि आपको नोट्स इंग्लिश में या इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं कंटेंट सिलेक्ट करके ला रही हूँ वो सब तक पहुँचे, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के एग्जाम्स की साइंस स्ट्रीम से हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।